हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन स्टडी ग्रुप। फाइनेंसिंग डिसीजंस यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की लास्ट क्लास को जो आप लोगों ने जितना प्यार दिया उसके लिए हेड्स ऑफ टू यू गाइस। मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मेरी वो वीडियो 1K भी क्रॉस कर जाएगी। रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू गाइस, क्योंकि आप लोगों ने जो प्रमोट किया है, जो मोटिवेट किया है या जो सपोर्ट किया है, उसी सपोर्ट की बदौलत मैं वापस हूँ आप लोगों के सामने और कोशिश कर रहे हैं कि आज जल्द से जल्द उस सिलेबस को कंप्लीट करने की। ठीक है, आज की तारीख में इस वीडियो को कंप्लीट करने की। आइए देखिएगा, फाइनेंशियल डिसीजंस के बारे में हम हमारी लास्ट क्लास में ये क्लियर कर चुके थे कि फाइनेंशियल डिसीजंस का मतलब क्या होता है कि पैसा कहाँ से आएगा और कितना आएगा और किस लेवल पे अपने को उसको बांटना है, यानी किस हिसाब से हमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आइए देखिएगा जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं फाइनेंशियल डिसीजन के लिए। तो मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ फाइनेंशियल डिसीजन। आज की क्लास में जो टॉपिक देखेंगे हम हमारा क्या देखेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजंस। कि कौन कौन से फैक्टर रहते हैं जो फाइनेंशियल डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला ही पॉइंट अगर लिखे तो हमारा रहता है कॉस्ट, कि क्या कॉस्ट पड़ेगी हमें जो फाइनेंशियल डिसीजंस अपन ले रहे हैं, यानी कितना रेम्यूनरेशन रहेगा या किस तरीके का हम पर खर्चा आएगा। अगर अपन पैसा जनरेट कर रहे हैं, डेट जनरेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट कितनी पड़ने वाली है। इक्विटी शेयर से अगर या पब्लिक डिमांड से या पब्लिक डिपॉजिट से अगर अपन पैसा कलेक्ट कर रहे हैं तो उसके प्रति हमें कितना डिविडेंड पे करना पड़ेगा। अगर अपन डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं तो कितना हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या आता है जो इफेक्ट करता है फाइनेंशियल डिसीजन को। सेकेंड पॉइंट रहता है हमारा कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन यानी एट प्रेजेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन की कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो में पोजीशंस क्या है, कितने पैसे की हमें रिक्वायरमेंट है और कितनी इनकमिंग हमारे पास हो रही है टाइम टू टाइम, या कितना आउटफ्लो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा है फिलहाल कैश का। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है कि भाई किस लेवल तक हम पैसा जनरेट करें और कितना हम हमारे इनफ्लो और आउटफ्लो से जनरेट कर पाएंगे और किस क्वांटिटी में इन पैसों के अलावा, वर्किंग कैपिटल के अलावा हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट बात आती है कंट्रोल कंसिडरेशन की। कंट्रोल कंसिडरेशन, देखो मैं आपको एक बात फिर बता देता हूं जो मैं मोस्टली बताता हुआ आया हूं कि जितने भी आप कीवर्ड्स लिखते हैं ना, तो मार्किंग स्कीम आपकी इन कीवर्ड्स की रहती है, क्योंकि एग्जामिनर के बाद जब आंसर स्कीम आती है तो ऑब्वियसली उसमें साफ साफ नोटिफाई होता है कि स्टूडेंट्स के जो कीवर्ड्स होते हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। कि तो ऑब्वियसली अगर आपके कीवर्ड्स अच्छे से लिखे हुए हैं तो एग्जामिनर डेफिनेटली इंप्रेस हो जाएगा, क्योंकि उसको पता होगा कि हाँ यार बंदे ने सारे पॉइंट, सारे टॉपिक्स अटैच किए हैं। अब देखो कंट्रोल कंसिडरेशन की बात ये आती है कि हम दो तरीके से पैसे हम लोग जनरेट कर रहे हैं। एक तो अपन शेयर कैपिटल से और दूसरे अपन डेप्ट या डिबेंचर से। अब बात यह है, अगर आप शेयर कैपिटल इशू करेंगे तो ऑब्वियसली आपको क्या बनाना पड़ेगा, उन लोगों को शेयर होल्डर बनाना पड़ेगा। अब शेयर होल्डर बनाना पड़ेगा तो उनके डिसीजन भी मैटर करेंगे। लेकिन मैं मान लो चाहूँ कि भाई नहीं, मैं शेयर होल्डर नहीं बनाना चाहता या मैं डिसीजंस में पार्टिसिपेशन या एंटिसिपेशन नहीं चाहता लोगों का, तो मैं ऑब्वियसली क्या जनरेट करूँ, क्या इशू करूँ, डिबेंचर्स इशू करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती है कि कंट्रोल कंसिडरेशन किसका रहेगा। अगर आप इक्विटी शेयर नहीं इशू करना चाहते, आप लोगों को ओनर नहीं बनाना चाहते, तो आप डिबेंचर जनरेट करिए, आप डिबेंचर्स इशू करिए। ऑब्वियसली आपको इंटरेस्ट तो बिट एक्सपेंसिव पड़ेगा, लेकिन आपके फैसले सिर्फ आपके ही हाथ में रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन। नेक्स्ट रहता है हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट का। अब आता है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट तो यानी कि सीधी सी बात है, एक तरीके से एक कंपैरिजन है। कैसे देखिएगा, यहां पे अगर लिखें अपन कि एक तरफ तो आप क्या कर रहे हैं, शेयर कैपिटल इशू कर रहे हैं और एक तरफ आप डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, शेयर कैपिटल इशू करेंगे तो आपको क्या पे करना पड़ेगा, डिविडेंड। और अगर आप डिबेंचर्स इशू करेंगे तो ऑब्वियसली आपको क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। तो इन दोनों में आप कंपेयर करोगे कि भाई कौन सी कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है।
ठीक है। तो कंपेयर करने पे ऑब्वियस सी बात है, अगर शेयर कैपिटल में हमें कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है तो अपन शेयर कैपिटल क्यों इशू करें यार। ऑब्वियसली पहली बात तो हम उनको शेयर होल्डर बना रहे हैं, ऑनर ऑफ द फर्म बना रहे हैं, ऑनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, उन्हें ये हक भी दे रहे हैं कि वो हमारे डिसीजंस में एंटिसिपेट कर सके, पार्टिसिपेट कर सके। और ऑब्वियसली डिबेंचर अगर सस्ता पड़ रहा है तो इंटरेस्ट ही तो देना पड़ रहा है, एटलीस्ट उनके फैसले तो नहीं सुनने पड़ेंगे, वो एंटिसिपेट तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फ्लोटेशन ऑफ कॉस्ट का मतलब यही रहता है कि हम कंपेयर कर पाएंगे किसमें हमें ज़्यादा कॉस्ट पड़ रही है। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, सीधी सी बात है, टोटल कॉस्ट को लेकर के फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी कि इन सारे चीजों में हमें टोटल कितना पड़ रहा है, कितना खर्चा आ रहा है, कितना खर्चा हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ेगा, कितना बर्डन हम पर आएगा, तो ये सारी चीजें किसमें आएगी, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट में। नंबर 5 अगर पॉइंट देखें तो हमारा रहता है रिस्क फैक्टर। अब भाई सीधी सी बात है, रिस्क फैक्टर पहले भी बात मैं बता के आया था कि अगर बिजनेस कर रहे हैं तो रिस्क खेलना आपको आना पड़ेगा, आपको रिस्क से जूझने की आप में काबिलियत होनी चाहिए। अब तो ऑब्वियसली अपन क्या देखते हैं, इन चीज़ों के लिए हम पहले से एक रिजर्व बना के रखते हैं कि इन केस अगर हमें किसी तरीके का नुकसान होता है तो ऑब्वियसली हमारे पास इतना फंड हो कि हम उस रिस्क से बाहर आ सके। तो रिस्क फैक्टर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर अपना रोल प्ले करता है फाइनेंशियल डिसीजन में। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है साहब, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। देखिएगा मैं इन दोनों चीजों को यहां से रफ कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा स्पेस कवर कर सकूं मैं। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट की अगर बात की जाए तो अगर आप इश्यू करना चाहते हैं शेयर कैपिटल को तो पहले देखिए, पहले पता करिए कि शेयर मार्केट यानी मार्केट, कैपिटल मार्केट के क्या हाल चल रहे हैं। अगर शेयर मार्केट बूम कर रहा है यानी ग्रो कर रहा है तो ऑब्वियसली लोगों के पास पैसा होगा, और लोगों के पास पैसा होगा तो लोग इंटरेस्टेड होंगे शेयर मार्केट में इशू करने के लिए। जब एक्सेस ऑफ फंड होता है ना, एक्सेस ऑफ सरप्लस होता है, तो आप लोग एडवर्टाइजमेंट देख रहे होंगे फॉर अ बैट, है ना, ये ट्रेड वगैरह के जितने भी चल रहे हैं फिलहाल बिटकॉइंस वगैरह को लेकर के, तो ये सारी चीज़ें क्या रहती है, एक तरीके से मार्केट, कैपिटल मार्केट का हिस्सा है। तो अगर मार्केट में तेजी है तो आपके सामने ऑप्शन है, इफ द मार्केट इज ऑन बूम, यानी अगर शेयर मार्केट बढ़ता जा रहा है तो ऑब्वियसली आप क्या करिए, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, आप इसको प्रेफर करिए। क्योंकि अगर आप इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल करेंगे और मार्केट बढ़ रहा है तो लोग ऑब्वियसली आप में इन्वेस्ट करेंगे, लोग इंटरेस्टेड रहेंगे कैपिटल इन्वेस्टमेंट को लेकर के, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के ज्यादा से ज्यादा। लेकिन अगर बात आती है इफ द मार्केट इज इन डिप्रेशन, आवाज थोड़ी सी बदली बदली लग रही होगी आपको, क्यों? क्योंकि हॉर्सनेस है काफी ज्यादा और पूरे दिन पर बोलने की वजह से गला इतना दर्द करने लग जाता है। बट आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट रुकने का नाम ही नहीं लेने दे रहा, ठीक है। इफ द मार्केट इज इन डिप्रेशन, तो ऑब्वियसली अगर मार्केट गिरता जा रहा है तो आप इशू करिए डिबेंचर्स, क्योंकि लोग क्या ढूंढेंगे, अपने पैसों की सेफ्टी। तो ऑब्वियसली लोग किसकी तरफ ज्यादा प्रेफर करते हैं, डिबेंचर्स की तरफ ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो ये जो थे पॉइंट हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजन में, कॉस्ट आ गया, कैश फ्लो पोजीशंस, कंट्रोल कंसिडरेशन के बारे में बताया, फ्लोटेशन कॉस्ट, कंपैरिजन बिटवीन द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एंड इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी पड़ने वाली है इन सारे कामों को लेकर के, रिस्क कितना रहेगा, अगर नुकसान हो भी जाता है तो किस हद तक होगा, और अगर इन केस वी फेस द प्रॉब्लम ऑफ द डेफिसिट देन हाउ विल बी मैनेज टू ऑल ऑफ दिस। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट यानी मार्केट के हालात पहले देखिए, अगर मार्केट ग्रो कर रहा है तो ऑब्वियसली आप शेयर कैपिटल इशू करें, क्योंकि अगर आप शेयर कैपिटल इशू करेंगे, मार्केट बढ़ रहा है तो लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ेंगे, और इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आप में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। लेकिन अगर मार्केट इतना कमजोर होता जा रहा है कि दिन पर दिन शेयर मार्केट गिरता जा रहा है तो ऑब्वियसली आप इश्यू ऑफ डिबेंचर्स करिए, क्योंकि लोग फिर अपने पैसे की सेफ्टी देखेंगे कि यार ठीक है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, इससे अच्छा एटलीस्ट डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं, डिबेंचर्स खरीद लेते हैं, कम से कम टाइम टू टाइम इंटरेस्ट तो आएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, हमारा वो रहेगा हमारा डिविडेंड डिसीजंस। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर नहीं भी लिया तो थोड़ा सा पीछे जाइएगा, वीडियो को पॉज करिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए यार इतनी तो
इतना तो बनता है ना कि पूरे दिन भर मेहनत के बाद में या कंटेंट प्रोवाइड करवाने के बाद में 1 लाइक और 1 शेयर तो बनता है। चलिए देखते हैं डिविडेंड डिसीजंस को लेकर के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। डिविडेंड डिसीजंस। अब देखो 3 पॉइंट की बात कही थी अपन ने। पहला पॉइंट अपन ने देखा कि पैसा कहाँ से आएगा। दूसरा पैसा हमने देखा कि भाई जो पैसा आया है उसको इन्वेस्ट कहाँ करें। और तीसरी बात, जब पैसे को इन्वेस्ट कर लिया, प्रॉफिट कमा लिया, एक्सेस ऑफ फंड गेन कर लिया, तो उस पैसे को कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करें। एम्प्लॉयज़ में बांटें, क्रेडिटर्स को पे करें, डिविडेंड पे करें, शेयर होल्डर्स को चुकाएं या बायबैक ऑफ शेयर्स करें, क्या करें, किस लेवल तक करें, ये सारे फैसले किस में आते हैं, डिविडेंड डिसीजंस में आते हैं। ठीक है। और अगर पैसा बांटना है तो कितनों को बांटना है, कितना बांटना है, क्यों ना क्रेडिटर्स को पे कर दिया जाए, क्यों ना बैंक लोन्स पे कर दिए जाए, क्यों ना शेयर कैपिटल को बाय बैक कर लिया जाए, ये सारी चीजें किस में आती है, डिविडेंड डिसीजंस में आते हैं। यानी सिंपल से शब्दों में कहें तो डिसीजन इज कंसर्न्ड। चलिए मैं लिख देता हूं, decision is concerned with the distribution of profit। यानी कि जितना भी हमारे पास प्रॉफिट है उस पैसे को कैसे बांटना है, किस लेवल तक बांटना है, कैसे पे करना है। यानी क्या क्या चीज़ें आ सकती है कि भाई साहब अमंग एम्प्लॉयज़ में बांटें, क्रेडिटर्स पे टू क्रेडिटर्स को पे कर दिया जाए, पे टू बैंक्स को पे कर दिया जाए, जो बैंक लोन है हमारे। अगर बात करी जाए डिबेंचर्स इंटरेस्ट पे करने की, तो इंटरेस्ट पे कर दिया जाए, या डिबेंचर्स होल्डर को पे कर दिया जाए, पे टू शेयर होल्डर्स, या पे टू डिबेंचर होल्डर्स। ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या रहती है, ये सारे डिसीजन इसी में इंक्लूड आते हैं डिविडेंड डिसीजंस में, कि क्या क्या करना है और किस हिसाब से करना है। तो चलिए फटाक से इसको नोट करिएगा, फिर आगे का टॉपिक देखते हैं अपन। फैक्टर्स अफेक्टिंग बिफोर टेकिंग द डिसीजंस और बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग द डिविडेंड। कि अगर डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करना है या रिटेन्ड अर्निंग को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उससे पहले अपन क्या क्या फैसले लें, क्या क्या हमारी जो अर्निंग है, नेट अर्निंग है, डिविडेंड है, उनको किस किस हिसाब से बांटना है या किस लेवल तक बांटना है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर बात की जाए तो फैक्टर्स बिफोर डिवाइडिंग द नेट अर्निंग एंड डिविडेंड, क्या क्या पॉइंट रहेंगे। फैक्टर्स बिफोर डिवाइडिंग द नेट अर्निंग्स एंड रिटेन अर्निंग, नेट अर्निंग्स एंड डिविडेंड लिख लेते हैं। चलिए क्या क्या फैक्टर हैं जो अपना रोल प्ले करते हैं। सीधी सी बात है, तो पहली चीज तो हम ये देखेंगे सब अर्निंग कितनी है, कितना बचाया है, और अगर आज बांट देंगे तो क्या आगे भी रहेगी। तो सबसे पहली चीज तो ये देखी जाए कितना पैसा अर्निंग में है, कितना एक्सेस ऑफ फंड्स में है, कितना पैसा बचा हुआ है हमारे पास। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारी। फिर नेक्स्ट देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, कि अगर आज पैसा बांट दिया जाए तो क्या हमारे पास फंड बचेगा, क्या हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट होगी कि इन केस अगर हमें ज़रूरत पड़ गई तो हम यूटिलाइज कर सके। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। नंबर 3 की बात करें, देखो स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स यानी कि कुछ पैसा बचा लिया जाए, कुछ बांट लिया जाए, कुछ पे कर दिया जाए, जितने भी हमारे क्रेडिटर्स है या बैंक लोन्स हैं उनको लेकर के, या जितने भी लोगों को हमें पे करना है उनको पैसा पे कर दिया जाए। थर्ड पॉइंट रहता है हमारा कैश फ्लो पोजीशंस, कि फिलहाल हमारे पास अगर बांट देते हैं तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा बचता है।
अगर नहीं बच रहा डिविडेंड पे करने के बाद में तो ऑब्वियसली पूरा डिविडेंड मत पे करें, वर्किंग कैपिटल के लिए बचा कर रखें। नेक्स्ट अगर बात आती है तो हमारा आता है ग्रोथ को लेकर के। भाई सीधी सी बात है, ग्रोथ क्या देखें कि भाई हमारे पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कितनी हैं। कि अगर डिविडेंड नहीं पे करते तो इस पैसे को कहां इन्वेस्ट करें, किस हिसाब से कैपिटल एक्सपेंडिचर्स करें ताकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। ठीक है, तो आप चाहे तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप ये चेक कर लीजिए पहले डिविडेंड देने से पहले कि क्या आप सही मायने में उस पैसे को यूटिलाइज कर सकते हैं आपके फ्यूचर को लेकर के। ठीक है, नेक्स्ट रहता है हमारा प्रेफरेंस ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल यानी कि एटलीस्ट शेयर होल्डर से एक बार डिसीजन लीजिए, उनकी सुनिए। अगर वो चाहते हैं कि साहब हमें डिविडेंड चाहिए तो वो ऑब्वियसली डिविडेंड लेंगे यार, ओनर्स ऑफ द फर्म है, शेयर होल्डर्स है, आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स है, तो उनकी राय भी मैटर करती है। तो उनसे एक बार डिस्कस कर लीजिए। अगर वो कहते हैं कि ठीक है भाई एक्सेस ऑफ फंड है, एक्सेस ऑफ अर्निंग है, तो ऑब्वियसली इन पैसों को आप क्या करिए, किसी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में लगा लीजिए। या अगर हमारे सामने कोई ऐसी पॉलिसी आ रही है जिससे हमें फ्यूचर में फायदा हो सके तो आप उसमें भी ये पैसा लगा सकते हैं, बट विद द परमिशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स से लेकर के। नेक्स्ट आता है हमारा टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी यानी कि ये आपको राय आपके सीए देंगे कि साहब अगर आप इतना डिविडेंड देते हैं तो ऑब्वियसली आपका टैक्स बच सकता है। अगर आप ज़्यादा डिविडेंड देंगे तो आपका टैक्स सेविंग होगा, अगर आप कम डिविडेंड देंगे आपको तो टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली टैक्सेशन पॉलिसीज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, इन चीज़ों को देख करके कि भाई अगर आपको टैक्स बचाना है तो आप डिविडेंड पे कर दीजिए ताकि आपको एक्सेस ऑफ टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो अपन एक्सेस टू कैपिटल मार्केटिंग, एक्सेस टू कैपिटल मार्केटिंग यानी कि पहले डिविडेंड पे करने से पहले आप देख लीजिए मार्केट के हालात कैसे हैं, किस लेवल पे मार्केट जा रहा है। अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में मार्केट गिरने की आशंका है या आपको नुकसान होने के चांसेस हैं तो ऑब्वियसली डिविडेंड पे मत करिए, उस डिविडेंड को बचा कर रखिए। फ्यूचर में आपको काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है क्योंकि आने वाले टाइम में मार्केट के हालात खराब हो रहे हैं। और अगर आपको लगे मार्केट इज गोइंग ऑन अ गुड पाथ, मार्केट अच्छा चल रहा है, तो ऑब्वियसली आप क्या कर सकते हैं, डिविडेंड पे कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपके जो शेयर होल्डर्स होंगे, डिबेंचर्स होल्डर्स रहेंगे, अब उनका आप पर भरोसा बना रहेगा। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें, काफी बार ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है, लीगल रेस्ट्रिक्शंस। लीगल रेस्ट्रिक्शंस क्या है, जिसके बारे में मैं अभी बात करके आया था कि गवर्नमेंट आपको कह देती है साहब कि अगर आपके पास एक्सेस में प्रॉफिट है तो सबसे पहले आप किन को पे करें, पे टू क्रेडिटर्स, पहले जो आपके लेनदार हैं उनको चुकाइए। पे टू बैंक लोन्स, जो भी बैंक आपसे पैसा मांग रही है उनको पैसा दीजिए पहले। अगर आप उनको पैसा नहीं पे कर रहे तो आप ऑब्वियसली डिविडेंड पे नहीं कर सकते। नेक्स्ट अगर पॉइंट करें तो अपन स्टॉक मार्केट रिएक्शन भी इसका एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन ज़्यादा मैटर तो नहीं करता, लेकिन फिर भी लिख देता हूँ। चलिए, स्टॉक मार्केट रिएक्शन, जिसके बारे में वैसे तो ये टॉपिक में अटैच कर चुका है यहाँ पर, लेकिन कीवर्ड है आपको याद रहे तो आप इसमें से कोई भी 7 या 8 पिक कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट रिएक्शन कि फिलहाल मार्केट में स्टॉक मार्केट का क्या रिएक्शन है, आपके स्टॉक्स का क्या रिएक्शन है। आपके स्टॉक्स अगर बूम कर रहे हैं तो आप डिविडेंड पे करते चले जाइए, लोगों का आप में ट्रस्ट बना रहेगा और ऑब्वियसली आप कभी भी डेफिसिट की तरफ नहीं बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर बात आए तो स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड कहा जा सकता है। देखो काफ़ी सारी फर्म्स या ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ पर भी काम करती है, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, कि इन्होंने पहले से डिसाइड करना होता है या पहले से डिसाइड करके रखा होता है कि भले ही चाहे फर्म को कितना भी प्रॉफिट हो, कितना भी फायदा हो, हम एक फिक्स अमाउंट में डिविडेंड पे करेंगे। अगर नुकसान भी होता है तो भी उसी अमाउंट में डिविडेंड पे किया जाएगा, अगर प्रॉफिट भी होता है तो भी उसी अमाउंट में डिविडेंड पे किया जाएगा। तो ये था हमारा डिविडेंड डिसीजंस को लेकर के, जिसमें अपन ने ये देखा डिविडेंड डिसीजंस होते क्या है और क्या क्या फैक्टर होते हैं कि जो अपन डिविडेंड पे करने से पहले या हमारी रिटेन अर्निंग को डिवाइड या डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हमको मैटर करते हैं। सही मायने में गला इतना भयंकर दर्द करने लगा है ना कि यार और नहीं रिकॉर्ड कर पाऊंगा, बट डेफिनेटली
कोशिश रहेगी कि एक क्लास और रिकॉर्ड करूं मैं, पर एक चीज़ आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर देता हूं, जितना सपोर्ट आप दिखा रहे हैं, जितना प्यार आप दिखा रहे हैं, प्लीज़ उसे बनाए रखिएगा। एंड आई रियली नीड दैट एंड आई रियली मीन दैट। मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो चाहिए वो चाहिए आपका सपोर्ट। सो स्टे सेफ, कीप योर सेल्फ अपडेटेड टू योर स्टडीज़, get ready for your business studies exam. So thanks a lot, have a great day, thank you guys.